राधे राधे वंस अगेन प्यारे बच्चों अभी डिस्कस करेंगे 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है PQRS। हमारे चैनल पे थर्ड PQRS अपलोड करने जा रहा हूँ मैं आज। PQRS बहुत छोटे छोटे बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आपको पहले इनकी बेसिक बातें पता चल जाएं, आपको बेसिक ग्रामर क्लियर हो जाए, बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, ताकि आपको फिर कितना भी लेंथी PQRS दिखाई दे एग्ज़ाम में तो आपको उनकी वही बेसिक बातें जो हम डेली यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो उस टाइम याद रहें ताकि आप इजीली उसको क्रैक कर दो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ छोटी छोटी बातें डिस्कस करूंगा जिसके आपको नोट्स बना लेने हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो PQRS के अंदर जब हम एग्ज़ाम में PQRS देखते हैं तो दो टाइप के PQRS आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से होंगे? या तो वो होंगे PQRS, केवल उसमें 4 ही लाइनें होंगी। PQRS में से आपको Q को पहले रखना है या P को पहले रखना है या R को, ये आपको चेक करना है। बस इसी चीज़ का आपका एग्ज़ाम है, इसी चीज़ को चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है। या फिर बच्चों क्या होगा, हमें उसी एग्ज़ाम के अंदर 6 लाइनें दी जाएंगी, 4 की बजाय 6, जिसमें एक फर्स्ट लाइन और एक लास्ट लाइन फिक्स होगी, जिसको आप वहाँ से मूव नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते वहाँ से। फर्स्ट लाइन के बिल्कुल बाद आपको इन 4 में से, P में से, Q में से, R में से और S में से कौन सी लाइन यहाँ पर सही लग रही है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, वो आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। तो बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं PQRS के, टोटली ग्रामर बेस्ड होते हैं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, पूरे के पूरे नंबर आ सकते हैं एग्ज़ाम में इसमें। इसके लिए आपको बस बेसिक जानकारी हो, जैसे मैंने बताया 2 टाइप के PQRS आते हैं ज़्यादातर। एक वो होंगे जो PQRS केवल 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, 4 ही लाइनें मिलेंगी। एक वो होंगे जिसमें 6 लाइनें मिलेंगी। तो 6 वाला तो और आसान है आपके लिए। 6 वाला इसलिए आसान है, उसमें तो आपको ये भी ध्यान नहीं रखना है कि मुझे सेंटेंस शुरू किससे करना है, क्योंकि आपका सेंटेंस तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका। किससे स्टार्ट हो चुका है? ईच से। इससे आपका सेंटेंस स्टार्ट हो गया। चलो, ईच से शुरू हो गया तो कुछ ईच के बारे में मैं पहले आपको बेसिक सी बातें बता रहा हूँ। बच्चों, ईच के बिल्कुल बाद या तो आपको सेंटेंस में नाउन मिलना चाहिए, वो भी कैसा? सिंगुलर। या बच्चों ईच के बिल्कुल बाद आपको अपने सेंटेंस में ऑफ चेक करना है, या तो ईच ऑफ के पहले आएगा या ईच नाउन के पहले आएगा। और एक बात बता दूं, अगर ईच ऑफ के पहले आया तो उसको वहाँ पर सब्जेक्ट मानना है, और अगर ईच नाउन के पहले आया तो उसको वहाँ पर एडजेक्टिव मानना है। एक बार फिर समझिए, अगर ईच का यूज़ ऑफ के पहले हुआ तो ईच को सब्जेक्ट मानना है, और अगर ईच का यूज़ नाउन से पहले हुआ तो उसको एडजेक्टिव मानना है। बस इतनी बात याद रखनी है, इतनी से हमारे क्वेश्चन करने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। अब ध्यान दीजिए बच्चों, स्टार्टिंग है हमारी स्टार्टिंग है ईच से। ईच के बिल्कुल बाद या तो ऑफ चाहिए या ईच के बिल्कुल बाद सिंगुलर नाउन चाहिए। पी से शुरुआत कर रहा हूँ। पी में देखिए इफ से शुरुआत है। इफ ना तो नाउन है और ना ही ऑफ है। क्यू की बात करें, क्यू के अंदर हेड से स्टार्टिंग है। हेड हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है जो हमें नहीं चाहिए ईच के बाद। ईच के बिल्कुल बाद आर को चेक कर रहे हैं हम। आर में पार्ट्स है, पार्ट्स एक नाउन है, बिल्कुल अच्छी बात है, नाउन चाहिए हमें ईच के बाद, लेकिन ये कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है जो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए ईच के बिल्कुल बाद सिंगुलर नाउन। बच्चों अगर सिंगुलर नाउन नहीं मिल रहा ईच के बाद तो हमें क्या चाहिए? ऑफ। और ऑफ किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, किस लाइन में दिखाई दे रहा है? एस में, यानी ईच ऑफ द मैनी। अगर मैं आंसर की बात करूं तो एग्ज़ाम में बस इतना सा टाइम चाहिए हमें, जैसे 4 ऑप्शन में से एस से स्टार्ट केवल डी ऑप्शन है, तो हमारा आंसर हो गया डी।
लेकिन हमारा काम अभी अभी हम एग्ज़ाम नहीं दे रहे, अभी हम सीख रहे हैं। सीखते टाइम हमें बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में ऑप्शन एस से स्टार्ट होने वाले 2 या 3 दे दिए जाएं, तब आपका टाइम ज़्यादा भी लग सकता है या आप पजल भी हो सकते हो। तो उस केस में आपको क्या करना है, सेकंड लाइन को और चेक करो। चलो ईच के बाद एस आएगा इतना तो पता चल गया, लेकिन एस के बाद क्या आएगा ये भी देखना है। तो बच्चों इसका एक बहुत अच्छा सा तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। देखो, जिस शब्द के बाद आपको लाइन जोड़नी है, जैसे हमें पहले ईच के बाद हमें लाइन को जोड़ना था, तो हम ईच के अकॉर्डिंग चेक कर रहे थे कि ईच को अपने बाद क्या चाहिए, या तो ईच को अपने बाद सिंगुलर नाउन चाहिए या तो ईच को अपने बाद ऑफ चाहिए। तो हमने जैसे ही उस तरह सोचना शुरू किया तो हमारा आंसर हमें मिल गया। इसी तरह अब आप देखो कि आपको किसके बाद लाइन को जोड़ना है या शब्द को जोड़ना है। तो आपको जोड़ना है मैनी के बाद। तो बच्चों मैनी की क्या डिमांड होती है, मैनी को अपने बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। बच्चा पार्टी क्या चाहिए आपको, मैनी के बिल्कुल बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो अब हमारी जो सेकंड सर्चमेंट होगी वो क्या होगी कि हमें मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन देखना है बची हुई 3 लाइनों में। तो आप खुद चेक करना, बड़ा आसान लगेगा अब आपको ये। देखिए बच्चों, फिर मैं पी से शुरुआत कर रहा हूँ। मैनी को अपने बाद क्या चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन। इफ़ कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं है, हैड जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, नाउन नहीं है, पार्ट्स ऑफ द रॉकेट, जो पार्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो पार्ट्स अपने आप में एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है जिसकी हमें ज़रूरत है। किसके बाद, मैनी के बाद। तो मैनी के बाद क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, जो कि हमारे आर वाली लाइन में है। यानी हमें एस के बाद आर चाहिए, आर हमारा आंसर बनेगा। एस के बाद हमारा आंसर क्या हो सकता है, आर। एस के बाद आर तक तो हम चेक कर चुके। अब बच्चों इसी चीज़ से कनेक्ट करना सीख जाओगे आप, और एक थर्ड लाइन और कनेक्ट करके देखो। अब हम कहाँ तक पहुँच चुके, पार्ट्स ऑफ द रॉकेट। अब देखो आपको द रॉकेट के बाद लाइन को जोड़ना है, जिसके बाद आपको लाइन जोड़नी है आप उसी के अकॉर्डिंग चलो। आप उसके अकॉर्डिंग चलो कि उसकी क्या डिमांड है, उसके बाद क्या आ सकता है और वो खुद क्या है। तो देखिए द रॉकेट, यहाँ पे रॉकेट एक नाउन है, रॉकेट है एक नाउन, क्योंकि नाउन के बिल्कुल पहले या तो आर्टिकल आता है बच्चों या फिर एडजेक्टिव आता है, या तो आर्टिकल या तो एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो रॉकेट से पहले यूज़ हुआ है वो एक आर्टिकल यूज़ हुआ है, यानी द यूज़ हुआ है। तो रॉकेट क्या हुआ हमारे लिए, एक नाउन। अब हमें नाउन के बिल्कुल बाद क्या चाहिए होता है, तो बच्चों नाउन के बिल्कुल बाद हमें चाहिए होता है, ये नाउन है, नाउन के बिल्कुल बाद आपको एक वर्ब चाहिए होती है। क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब होती है 2 प्रकार की, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। तो हमें हेल्पिंग या मेन वर्ब में से एक चाहिए। अब आप चेक करो, आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, एक पी और क्यू। फिर पी से शुरुआत करते हैं। देखो पी में इफ़ से स्टार्टिंग है, इफ़ कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं है। अगर बात करूं क्यू की, तो क्यू में देखो हेड है जो कि पास्ट की एक हेल्पिंग वर्ब है। क्यू किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन है यहाँ पर, क्यू। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर हम द रॉकेट के बिल्कुल बाद क्या यूज़ करेंगे, हैड टू बी, टेस्टेड टू बी, श्योर। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा क्यू। यानी सबसे पहले हमें एस को यूज़ करना है, देन आर को, देन क्यू को, देन पी को। तो हमारा आंसर बना डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर समझ कोई भी पार्ट नहीं आया है तो आप कमेंट में जो भी आपको पार्ट समझ नहीं आया वो टाइप कर देना,
मैं दूसरी वीडियो में दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, हरे कृष्णा अगेन।